मैं चंद्रशेखर गुप्ता त्यागी परिवार ऑनलाइन क्लासेस में कक्षा 11 के सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत। इसमें जो है हम पीछे वाले भागों में बता चुके हैं समुच्चय, और उसके आगे चल रहे हैं समुच्चय के प्रकार। हम प्रश्नावली भी एक हल कर दी है, इसके बाद आगे आ रही है, कुछ परिभाषाएं भी हैं। समुच्चय के प्रकार में सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या है, इसको अच्छी तरह से समझना है। कोई भी समुच्चय दिया है, अगर उसमें कोई भी अवयव नहीं है तो वो कहलाता है रिक्त समुच्चय। हम परिभाषा भी लिख दी है कि ऐसे समुच्चय को जिसमें कोई अवयव ना हो रिक्त समुच्चय कहते हैं, और इसको चिन्ह बना है फाई से प्रकट करते हैं। उदाहरण अगर हम लें, इसमें लिख भी दिया है हमने समुच्चय निर्माण विधि में, x सच दैट x स्क्वायर बराबर 4। x एक विषम संख्या है, ये हमें बताना। अगर हम इसको हल करके देखें, x स्क्वायर बराबर हमने 4 लिखा है, अगर हम x बराबर लेंगे तो जो वर्ग या अंडर रूट बन जाता है दोनों धन ऋण में, तो x बराबर आता है धन ऋण 2। कहने का मतलब है कि जो हमारा समुच्चय बनेगा x बराबर हमारे 2 मान आएंगे, एक 2 माइनस में एक प्लस में, तो जो समुच्चय बनता है उसको हम लिख सकते हैं 2 ऋण 2। और ये जो उसने कहा है विषम संख्या है, तो विषम संख्या 2 और ऋण 2 नहीं है, इसलिए ये हमारा रिक्त समुच्चय होगा। तो रिक्त समुच्चय की परिभाषा हो जाएगी कि ऐसे समुच्चय को जिसमें कोई अवयव ना हो उसको हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसको चिन्ह फाई से प्रकट करते हैं। इसके बाद अब आता है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय की बहुत सीधी सरल परिभाषा है, यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या परिमित हो, अगर समुच्चय में कोई लिख रहे हैं और उसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो तो उसको हम परिमित समुच्चय कहते हैं। हमने एग्जाम्पल में भी लिख दिया है, कोई भी समुच्चय दिया हो और अगर निश्चित संख्याएं दी गई हैं वो परिमित समुच्चय। जैसे हमने लिख दिया है 1, 4, 9, 16, निश्चित संख्याएं 4 संख्याएं दी गई हैं, तो 4 अवयव है इसमें, ये परिमित समुच्चय। इसके बाद अब आता है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित में इसमें कोई अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है, अनंत होती है। तो इसमें लिखा है यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या अनंत हो तो उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। और एग्जाम्पल भी दिया है 1, 2, 3, 4 प्राकृतिक संख्याएं हम अनंत तक लिख सकते हैं, तो ये इसका मतलब है ये अपरिमित समुच्चय या इसको अनंत समुच्चय कहते हैं। इसके बाद अब आता है समान समुच्चय। समान समुच्चय में अगर दो कोई समुच्चय दिए हैं, दोनों में अवयवों की संख्या अगर समान है, पद समान अवयव एक से दिए हुए, जो दो समुच्चय अगर ले लें हम, जैसे हम ले लें यहाँ पर ए के समुच्चय ले लें 1, 2, 3, 4, इस तरह से ये ए का समुच्चय ए हो गया, और समुच्चय बी भी ले रहे हैं तो भले ही हम 3 लिख दें, 4 लिख दें, 1 लिख दें, 2 लिख दें, इसमें अवयव इसके और इसके दोनों समान मिल रहे हैं तो हम इसको कहेंगे समान समुच्चय। वही परिभाषा में दिया गया है कि यदि ए और बी ऐसे दो समुच्चय हों कि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो और बी का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव हो, तो दोनों समान समुच्चय कहलाते हैं। एग्जाम्पल में दिखा सकते हैं, ए बराबर हम लिख दें और बी बराबर, ये अवयव समान है, दोनों में एक जैसे हैं, तो ये समान समुच्चय होंगे। इसके बाद अब आता है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय में है सिर्फ अगर हम कोई समुच्चय लिख रहे हैं उसमें सिर्फ अवयवों की संख्या कुल 1 दी हो। अगर हम यहाँ समुच्चय लिखना चाहें तो सिर्फ एक अंक कोई भी संख्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 9 लिख दें, चाहे यहाँ पे 0 लिख दें, लेकिन एक ही अवयव हो तो उसको हम कहते हैं एकल समुच्चय। जैसे परिभाषा में भी लिखा है, ऐसे समुच्चय को जिनमें केवल एक ही अवयव होता है एकल समुच्चय कहते हैं। समुच्चय में भी हमने दर्शा दिया है, एक सदैट एक सम अभाज्य संख्या। सम संख्याएं जो होती हैं वो सिर्फ अभाज्य संख्या हो और सम भी हो और अभाज्य हो, सिर्फ वो 2 ही है। 2 एक ऐसा अंक है जो सम संख्या भी है और अभाज्य भी है, तो ये एकल समुच्चय। इस तरह से हमारा जो कोरोना वायरस चल रहा है, हमारे हमीरपुर जिले में एक हमारा जो संक्रमित व्यक्ति मिला है, इसलिए हमारा जो समुच्चय बनता है वो एकल समुच्चय। और हमारे भैया बहन विशेष ध्यान दें कि हम एकल समुच्चय से किसी और समुच्चय में परिवर्तित ना हो, तो आप ध्यान रखें और जागरूक रहें। इसके बाद अब हम आएंगे प्रश्नावली पर, आगे लिख देकर
हाँ देखिए, अब हम प्रश्नावली जो 1B शुरू कर रहे हैं। इसमें जो है जो सवाल दिए गए हैं, पहले सवाल में काफ़ी भाग दिए गए हैं। पहला भाग जो दिया है A, उसमें हमें बताना है कि ये परमित है या अपरमित है। परमित और अपरमित की परिभाषा हमने अभी पीछे बताई है इसी भाग में। परमित समुच्चय का मतलब है कि समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित हो, तो ऐसी समुच्चय परमित समुच्चय कहलाते हैं। तो हमें देखना है पहले में सप्ताह के दिनों के नाम का समुच्चय। जो सप्ताह के दिन होते हैं उसमें जो है समुच्चय जो सप्ताह के दिन हैं वो निश्चित हैं, क्योंकि अगर हम दिनों के नाम लिखें तो सोमवार, इस तरह से मंगलवार, बुधवार, इस तरह से हम अगर नाम शुरू करें तो आगे तक अगर हम लिख दें शनिवार तक, तो ये नाम निश्चित है, क्योंकि अवयव इसमें निश्चित हैं। ये हमारे 7 दिन होते हैं सप्ताह में, हमने 7 नाम लिख दिए तो ये निश्चित हैं। और जब अवयवों की संख्या निश्चित हो उसको हम परमित समुच्चय कहते हैं। तो पहले का जो A भाग है ये हमारा परमित समुच्चय है, इसको मैं यही लिखना था, परमित समुच्चय। सिर्फ बताना है कि ये कौन सा समुच्चय है। तो पहला हमारा जो सप्ताह के दिनों का नाम का जो समुच्चय है वो परमित समुच्चय। इसके बाद अब हम आते हैं B नंबर पर। B वाले भाग में दिया गया है x such that x, इसको समुच्चय निर्माण विधि में लिखा गया है। x such that x एक विषम संख्या है, क्योंकि विषम संख्या के बारे में अगर कहा है उसने, लेकिन कोई इसकी लिमिट नहीं है। जो विषम संख्याएं होती हैं उसको अगर हम समुच्चय रूप में लिखें, अगर समुच्चय रूप में विषम संख्याएं लिखें तो विषम संख्या 1 से शुरू होती है, 1, 3, 5, 7, 9 और डॉट डॉट, ये कहाँ नहीं है, कहाँ तक, अनंत तक। तो इस तरह से ये हमारी विषम संख्याएं हैं और विषम संख्याएं अनंत तक हैं, उसने कहा है। तो ये हमारा जो B वाला हिस्सा है ये हमारा अपरमित समुच्चय, इसके आगे लिख सकते हैं अपरमित समुच्चय। अपरमित समुच्चय, हमें सिर्फ इसमें बताना है कि ये परमित समुच्चय कि अपरमित समुच्चय। तो दूसरा वाला हिस्सा होगा अपरमित समुच्चय। इसके बाद हम C नंबर पर आते हैं। C नंबर में उसकी संख्याएं लिखी हैं समुच्चय के रूप में, ये तालिका विधि रूप में लिखा है, 1, 2, 3 और डॉट डॉट बीच में संख्याएं छोड़ दी हैं, लेकिन लास्ट की लिख दी हैं 99 और 100। इसमें संख्याएं निश्चित लिखी गई हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं लिखी हैं, 100 तक लिखी हैं, इसलिए ये परमित समुच्चय होगा। इसमें लिख देना है हमें परमित समुच्चय, यहाँ परमित समुच्चय लिख देंगे। इसके बाद D नंबर पर आते हैं। D नंबर में कहा है x such that x belong to n, और x एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि अभाज्य संख्याएं अगर हमें लिखना है तो अगर हम समुच्चय रूप में लिख रहे हैं तो अभाज्य संख्याएं जो लिखते हैं हम 2 से शुरू होती है, 2 है, 3 है, 5 है, 7, इस तरह से आगे कहीं से भी लिख सकते हैं, अनंत होती हैं ये। इसलिए ये भी हमारा D वाला हिस्सा ये भी अपरमित समुच्चय होगा, अपरमित समुच्चय लिख देंगे। सिर्फ हमें इन सवालों में बताना है कि परमित है कि अपरमित है। इसके बाद E नंबर पर हम आते हैं। E नंबर में भी समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है कि x such that x belong to n, x की सभी संख्याएं में देखना है, x² बराबर 4। अगर हम इसको हल करेंगे तो x² बराबर दिया है 4, अगर हम x का मान निकालेंगे तो ये धन ऋण दोनों चिन्ह लगाते हैं, वर्गमूल का निशान चिन्ह आ जाता है, x बराबर धन ऋण 2 हो जाएगा। तो जो हमारे समुच्चय के अवयव होंगे वो जो है 2 और ऋण 2 होंगे। तो ये निश्चित समुच्चय के जो 2 अवयव हैं उसको 2, ऋण 2, तो इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है। इसलिए जो E नंबर का भाग है पहले का, उसमें भी हम अपरमित समुच्चय ही लिखेंगे, नहीं परमित समुच्चय, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है, ये भी परमित समुच्चय है। इसके बाद F नंबर पे आते हैं। F नंबर में भी ये मान देखना है, हल करने पे हल करके देख लेते हैं। x - 1 और x - 2 बराबर 0 दिया गया है, ये दोनों का गुणा दिया है बराबर 0 के, तो अलग अलग इसको हम हल कर लेते हैं। x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, एक मान ये निकल आया। दूसरा है x - 2 बराबर 0, तो x बराबर 2, तो x के 2 मान होंगे, एक मान हमारा होगा 1 और एक होगा 2, तो इसमें जो है 2 मान होंगे। तो f जो है ये भी हमारा परमित समुच्चय है, इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है, जिसमें अब जिस
समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित है वो परिमित समुच्चय, और जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, अनंत है, उसको हम अपरिमित समुच्चय से निरूपित करेंगे। और ये हमारा सवाल नंबर 1 पूरा होगा। अब हम आते हैं सवाल नंबर 2 पर। तो सवाल नंबर 2 किताब से देखेंगे क्योंकि बहुत सरल चीजें दी गई हैं इसमें लिखा है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से समुच्चय एकल हैं। एकल समुच्चय के बारे में हमने अभी इसी भाग में बताया है कि एकल समुच्चय की परिभाषा भी बताई गई है इसमें कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या 1 हो उसको हम एकल समुच्चय कहते हैं। तो दूसरे के पहले भाग में लिखा है ए वाला हिस्सा दिया गया है और सिर्फ इसमें एक अवयव दर्शाया गया है, सिर्फ 4 लिखा है, तो इसमें कुल एक ही अवयव है। तो पहले में जो ए भाग है दूसरे का पहला उसमें 4 लिखा है, इसमें लिख देंगे एकल समुच्चय। इसी तरह से बी नंबर पे आते हैं। बी में लिखा है x और सच दैट x एक सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या सिर्फ 1 होती है, तो हमारा बी का हिस्सा भी होगा एकल समुच्चय। इसके बाद हम सी नंबर पे आते हैं। सी में सिर्फ अवयव दिया गया है एक, भले ही उसमें फाई लिखा हो लेकिन अवयव है वो, तो सी नंबर का भी होगा, वो भी एकल समुच्चय होगा। इसके बाद अब हम आते हैं डी नंबर पर। डी नंबर में लिखा है कि x संख्या 9 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो, एक धन पूर्णांक हमें बताना है। तो कोई संख्या अगर हम देखें जो 9 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो वो सिर्फ संख्या हो सकती है 8, यह भी हमारा एकल समुच्चय है। इसके बाद अब हम आते हैं ई नंबर पर। ई में 2 अवयव दिए गए हैं 3,2, ये एकल समुच्चय नहीं है क्योंकि एकल समुच्चय की परिभाषा है कि सिर्फ उसमें अवयवों की संख्या 1 हो, इसमें 2 अवयव दिए गए हैं इसलिए ये एकल समुच्चय नहीं है। अब एफ नंबर पे x दैट x² बराबर 16, अगर x का मान निकालेंगे तो अंडर रूट प्लस माइनस 16, हल करेंगे तो प्लस और माइनस 4, मतलब 2 मान आ जाएंगे, इसके एक प्लस 4 आएगा और एक माइनस 4 आएगा, ये भी एकल समुच्चय नहीं होगा। इस तरह से सवाल नंबर 2 पूरे हुए। हाँ, अब देखिए सवाल नंबर हमारा है 3 पर। तीसरे सवाल में कहा गया है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। इसमें भी हमें पहले जैसे ही बताना है क्योंकि इसमें भाषा में दिया गया है। पहले में दिया गया है वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष के महीनों का समुच्चय की जो बात आती है तीसरे के पहले हिस्से में, इसमें जो है वर्ष में पता है कि सिर्फ 12 महीने होते हैं। जब वर्ष के महीनों का समुच्चय तो इसमें महीने 12 होते हैं जनवरी से दिसंबर तक, तो निश्चित है। तो इसमें हम लिख सकते हैं तीसरे के पहले में परिमित समुच्चय। हम आगे इसमें नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ हम लिख देंगे परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय। इसके बाद अब हम तीसरे के दूसरे में आते हैं। इसमें लिखा है तीसरे के दूसरे भाग में लिखा है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़ी अगर हम संख्याएं ले रहे हैं समुच्चय के रूप में तो 100 से बड़े में हम 1 से शुरू करते हैं, 101, 102, 103, इस तरह से हम आगे कहीं तक लिख सकते हैं। ये हमारा है अपरिमित समुच्चय। तीसरे के दूसरे भाग में हम लिखेंगे अपरिमित समुच्चय। इसमें जो है अपरिमित समुच्चय बता देना है। इसके बाद हम आते हैं तीसरे हिस्से पे। तीसरे में जो कहा गया है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, तो इसको जो है 99 से छोटी संख्याएं अगर हमें लिखना है वो भी अभाज्य होना चाहिए। तो कहीं से भी लिख सकते हैं 99 से छोटी संख्याएं अगर हम लिख रहे हैं। 99 से छोटी कहने का मतलब है चाहे 1 से शुरू कर दें, 2 से शुरू कर दें, अभाज्य संख्याएं हैं 2 हैं, 3 हैं, और भी आगे लिख सकते हैं 5 है, 7 है। इस तरह से हमें 99 तक दर्शाना है। 99 तो खैर अभाज्य नहीं है, 97 तक दर्शा सकते हैं। ये सभी संख्याएं यहाँ से हम लिख सकते हैं, ये भी जो है निश्चित है। तो ये परिमित समुच्चय यहाँ पे हमारा आ जाएगा परिमित समुच्चय। इसके बाद अब आता है हमारा सवाल नंबर 4। तीसरे के चौथे हिस्से में कहा है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अक्ष जो है अगर हम इसमें दर्शा दें, क्योंकि अक्ष के बारे में तुमने पिछली कक्षा में पढ़ा है, अगर हम इस तरह से अक्ष बना दें, इसमें जो है एक्स अक्ष हमारा ये है, यहाँ मूल बिंदु होता है, ये हमारा एक्स अक्ष की ऋण दिशा है, ये धन दिशा है, ये वाई अक्ष है,
ये y डैश है। अगर x अक्ष के समांतर ले रहे हैं तो x अक्ष के समांतर एक रेखा ये है, और भी रेखाएं खींच सकते हैं। ये सभी रेखाएं जो हम बना रहे हैं x अक्ष के समांतर हैं, तो ये भी अपरिमित समुच्चय होगा। चौथा वाला हिस्सा कई रेखाएं खींच सकते हैं। इसके बाद 5वें नंबर पे जो बात आती है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में हमारे 26 अक्षर होते हैं जो निश्चित होते हैं, तो ये भी हमारा परिमित समुच्चय है। अब हम आते हैं सवाल नंबर 6 पर, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हो। सवाल नंबर जो हमारा 6वां दिया गया है, इसमें जो है 5 के गुणज हमें लेना है। 5 के गुणज का मतलब जब समुच्चय बनाएंगे तो 5, 10, 15, 20 और भी आगे हम लिख सकते हैं 25। 5 का गुणज 5 का भाग जाना चाहिए, डॉट डॉट आगे लिख सकते हैं। तो इस तरह से समुच्चय रूप में हम लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा है अपरिमित समुच्चय, क्योंकि निश्चित है कि संख्या निश्चित नहीं है इसमें, ये भी हमारा हो जाएगा अपरिमित समुच्चय। इसके बाद हमारा आता है सवाल नंबर इसी का 7वां, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। कोई भी जानवरों की अगर हम गणना करें, जैसे हमारे कितने हैं तो हम कर सकते हैं, तो ये भी हमारा परिमित समुच्चय है। इसके बाद अब हमारा नंबर आता है 8वां। 8वें नंबर में जो दिया गया है उसमें कहा गया है मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। हमने जो है अगर हम अक्ष बना लें इस तरह से, और मूल बिंदु जहाँ 2 अक्ष काट रहे हैं उस कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। इस मूल बिंदु को केंद्र मानकर हम वृत्त बनाएं। हम चाहे जितने वृत्त बना लें, एक वृत्त इस तरह से, और भी वृत्त बना सकते हैं, केंद्र O मानेंगे और भी वृत्त बना सकते हैं। इस तरह से हम अनंत वृत्त बना सकते हैं। ये भी हमारा है अपरिमित समुच्चय। इस तरह से हमारा सवाल नंबर पूरा होगा। अब देखिए, अब सवाल नंबर हम 4 पर आते हैं। चौथे सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में से रिक्त समुच्चय बताइए। रिक्त समुच्चय की परिभाषा हम पीछे भी बता चुके हैं कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या कोई भी ना हो, कोई भी अवयव ना हो, उसको रिक्त समुच्चय कहते हैं। हम बहुत इसमें देख रहे हैं x स्क्वायर बराबर 25 दिया है। अगर हम इसको हल कर दें x स्क्वायर बराबर 25, तो x बराबर √25, तो x बराबर हमारा 5 आएगा। वो कह रहा है एक सम संख्या है, जबकि ये हमें प्राप्त हो रही है विषम संख्या, इसलिए जो चौथी का पहला है ये हमारा रिक्त समुच्चय होगा। इसके बाद इसमें कहा गया है x स्क्वायर बराबर 16। जब हम x का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस √16, x बराबर आ जाएगा (4), जबकि उसने कहा है विषम संख्या है, विषम संख्या नहीं है हल करने पर, तो ये भी हमारा एक रिक्त समुच्चय। सी नंबर में कोष्टक में दिया है 0, इसमें भी हमारा एक अवयव है, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। डी में है x + 7 बराबर 0, 7 हम पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हमारा 0 आ जाएगा, एक अवयव प्राप्त होगा, इसलिए ये हमारा रिक्त समुच्चय नहीं है। ई नंबर में दिया है x हिंदी वर्णमाला में आ से पहले का अक्षर। हमारी अंग्रेजी वर्णमाला में आ से पहले कोई भी अक्षर नहीं होता, इसलिए ये हमारा एक रिक्त समुच्चय है। और चौथे F लास्ट नंबर में फाई लिखा है, एक अवयव है फाई, इसलिए ये रिक्त समुच्चय नहीं है। इस तरह से जो हमारे सवाल दिए गए थे ये पूरे हुए। और हम इस जो महामारी चल रही है, ये हमारे हमीरपुर में भी एक व्यक्ति हमारा संक्रमित पाया गया है, उसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, इसलिए हमारी ऑनलाइन क्लासें 20 मई तक बंद रहेंगी। धन्यवाद।